नमस्कार साथियों, मैं प्रतिभा रघुवंशी, भारतीय युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव। भारतीय राजनीति में महिलाओं के लिए भागीदारी सुनिश्चित करना और उनको नेतृत्व देना भारतीय युवक कांग्रेस की अपनी पहचान बन चुका है। इसी तारतम्य में भारतीय युवक कांग्रेस ने स्त्री लीड एक अभियान चलाया है, जिसमें हम उन नौजवान महिलाओं को, युवा साथियों को आमंत्रित करेंगे जो भारतीय राजनीति में अपना हिस्सा चाहती हैं और चाहती हैं कि देश में आकर नेतृत्व करें और अपनी आवाज को बुलंद करें। हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। हर्ष का विषय इसलिए कि जो मिथक भारतीय राजनीति में बने हुए हैं, आज हमारे बीच एक ऐसा नाम इस देश की राजनीति में है जिसने हर समय, हर एक कदम पर उस मिथक को तोड़ा है। जी हाँ, NSUI की राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया, मध्य प्रदेश के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, कम उम्र में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव नियुक्त हुई। साथ ही उन्होंने मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता को हराकर पार्लियामेंट में इस देश की नारी शक्ति को सुशोभित किया। आज वर्तमान में वो इस देश में राजीव गांधी पंचायती राज्य संगठन की राष्ट्रीय चेयरमैन है। जी हाँ, मीनाक्षी नटराजन जी, आपका स्वागत है दीदी। जय जगत। जय जगत। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जैव विज्ञान में गोल्ड मेडलिस्ट एक लड़की, युवा, एकदम से फैसला करती है उसे देश की राजनीति में जाना है? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार ऐसे भी वाक़ये हुए हैं जहां लोगों ने कहा है कि राजनीति में तुम कैसे आई, तुम तो पढ़ने में अच्छी थी। तो क्या हम ये मानते हैं कि जो सब जगह से अस्वीकार हुए हैं वही राजनीति में आएंगे? प्रश्न ये था कि उस वक्त जो एक युवा मानसिकता होती है, उसको ऐसा लगता है कि देश में सब कुछ बदलना चाहिए, और उसे इस बात का अहम भी होता है कि उसके अतिरिक्त सब कुछ खराब है और सब कुछ बदलना चाहिए। तो सब कुछ बदलना चाहिए कि जो चाह थी, वो जो एक बेचैनी थी, वो राजनीति में लेकर आई। हाँ, ये अच्छी बात रही कि उस सफ़र में चलते चलते इस बात का एहसास हुआ कि एक्चुअली सिर्फ खुद को बदलने की ज़रूरत है और किसी चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं है। जब हम अपने आप को बदलते हैं तो अपने आसपास की दुनिया में भी बदलाव देखते हैं, और कम से कम हम संवेदनशीलता के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आज आप मुझे अब पूछेंगे कि मैं क्यों राजनीतिक काम करती हूँ, तो क्योंकि ये भी सही बात है कि आप जब चाहें तब निकल भी सकते हैं, क्विट भी कर सकते हैं। लेकिन अब मैं राजनीतिक काम क्यों करती हूँ, उसके पीछे एक ही वजह है कि मैं समझती हूँ कि राजनीति से के अलावा सत्य को समझने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि राजनीति आपको विभिन्न तरह के नज़रियों से परिचित कराती है। कोई भी और जो फील्ड है जहाँ अलग अलग तरह से अलग अलग विधाएं हैं, काम होता है, वो आपको केवल कुछ नज़रिए देगा। तो मिसाल के तौर पर चिकित्सक के सामने उनका एक नज़रिया होगा, या मान लीजिए कि कोई रंगकर्मी है तो उनके सामने उनका एक नज़रिया होगा। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति वो हो सकता है जिसके पास की कई तरह के पक्ष सामने आते हैं, और सत्यान्वेषण का वो एक्सलेंट माध्यम बनता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हैं अपने अंदर बदलाव लाना, और अपने अंदर बदलाव लाने की चाहत तभी हो सकती है जबकि हम अपने भीतर के सत्य को खोलने की कोशिश करें, उस तक पहुंचने की कोशिश करें। पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन पहुंचने की कोशिश करें तो उसकी ईमानदाराना कोशिश आपको राजनीति के अलावा कहीं और नहीं मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा मिथक है कि राजनीति कोई और चीज़ का साधन है। वो एक पॉपुलर बात हो गई है, बहुत सारे लोग उसके लिए भी राजनीति में आते हैं। लेकिन अगर उन चीज़ों को दरकिनार कर दें तो राजनीति एक एक्सलेंट माध्यम है अभिव्यक्ति का। उससे अच्छा कोई और माध्यम नहीं हो सकता। उसमें रहते हुए आप तमाम तरह के काम कर सकते हैं। इस तरह का शायद ही कोई और फील्ड होगा जो कि ऑल एनकम्पासिंग हो, जो कि सबको साथ में समाहित कर सकता हो, और जिसका प्रभाव जीवन के हर एक क्षेत्र में है, जीवन के हर एक पहलू पे है। इसलिए वो काम बहुत इंटरेस्टिंग है।
आपने कई मिथकों को तोड़ा है। आपने खुद संगठन में भी काम किया और सत्ता में भी आपकी भागीदारी रही। मैं आपसे दीदी पूछना चाहती हूँ, एक बहुत बड़ा मिथक भारतीय राजनीति में महिलाओं के लिए है और आम जनमानस में ये रहता है कि भारतीय राजनीति महिलाओं और स्पेशली यदि हम कहें कि हम जैसे युवा साथियों के लिए सुरक्षित नहीं है। इस पर आपका क्या सोचना है? मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि पितृसत्ता पूरे समाज पर हावी है। और वो जो पितृसत्ता है वो एक प्रकार की मानसिक कैद है। उस मानसिक कैद ने इतना संस्थागत रूप लिया है कि महिलाएं भी अपने आप को उस रोल के साथ देखती हैं, पुरुष भी देखते हैं। तो जैसे कि उस पितृसत्ता ने इस तरह के मापदंड बनाए हैं कि पुरुष रो नहीं सकता, या वो होम मेकर का करियर ऑप्शन ले ही नहीं सकता, या महिला के लिए ये माना जाता है कि ये काम तो उन्होंने करना ही है, इसके अलावा बाकी फिर वो चाहे कुछ भी करे। तो ये तो तय बात है कि हमारा जो समाज है उसमें जिस तरह का वंशानुक्रम वर्गानुक्रम है और उसमें पितृसत्ता भी है, तो पितृसत्ता के हावी होने के कारण अक्सर ये बात आती है कि एक तो महिलाओं के लिए निकलना मुश्किल है। सुरक्षा का प्रश्न तो उसके बहुत बाद का प्रश्न है, उसके भी पहले उसके मूल में क्या है, उसके मूल में वो पितृसत्ता की सोच है। तो अगर आज हम किसी पीड़ित महिला को देखते भी हैं, मान लीजिए कि उनके साथ कुछ बहुत ही शोषण की घटना हुई है, मान लीजिए कि ऐसी अकल्पनीय घटना घट भी गई है, तो उसको हम मात्र एक घटना के तौर पर नहीं देखते, हम उसके यौन व्यवहार को उसके पूरी शुचिता के साथ जोड़कर देखते हैं, उसी भर को उसका व्यक्तित्व मानते हैं और उसके साथ उसकी शुद्धता और अशुद्धता का एक प्रश्न साथ में लगाते हैं। तो ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता केवल राजनीति ही नहीं, फिर वो किसी भी फील्ड में जाए तो उसका पीछा नहीं छोड़ती। और राजनीति में क्योंकि चुनौतियां और ज़्यादा हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये मेल डोमिनेटेड काम का तरीका रहा है, तो इसमें तो ये और भी ज़्यादा पहुंचती है। पर मैं आपको ये भी कहूँगी कि जिस देश में कई तरह की हायरार्की होती है उसमें ऐसा भी होता है कि एक तरह की हायरार्की का फ़ायदा जिसको मिल रहा है वो दूसरे तरह के हायरार्की में जिसका नुकसान हो रहा है उसको लेकर भी ब्लाइंड होता है। तो मैंने तो माना कि मैं महिला हूँ, तो महिला होने के नाते मेरे सामने कुछ चुनौतियाँ होंगी, लेकिन अपनी चुनौतियों के प्रति संवेदनशील होते हुए भी मैं दलित वर्ग के प्रति हो सकता है उतनी संवेदनशील ना हो पाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं दिखाई देगा कि वहाँ पर भी एक अलग तरह का दोहन हो रहा है। तो ये जो भेद होता है, ये जब संस्थागत रूप लेता है तो वो आपको अंधा बनाता है, वो आपको आपके भेद की ओर तो दिखाता है, लेकिन समाज में जो और अलग अलग तरह के भेद हैं उससे आपको अंधा करता है। तो हम ट्रांसजेंडर के बारे में तो सोचते ही नहीं ना, या फिर मान लीजिए कि कोई अगर आदिवासी समाज की महिला है और वो गांव में रहती है, वो अंग्रेजी भाषी नहीं है, और मान लीजिए कि अगर उसके साथ साथ कोई शारीरिक या मानसिक चुनौतियों का भी उसे सामना करना है, तो वो डबली ट्रिपली डिस्क्रिमिनेट होगी। तो ये जो एक पूरा जो भेद का जो कृत्रिम मानव निर्मित विधान है उसके फंडामेंटल को चुनौती दिए बगैर ये हल नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि उसके लिए महिलाएं बड़ी संख्या में राजनीति में आएंगी, तब हम उसको चुनौती दे पाएंगे। तो ये जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है कि हम उसको एक शुद्धता के साथ देखते हैं, और दो तरह से काम होता है, या तो हम उसे बिल्कुल मतलब घर के अंदर रखना चाहते हैं, किसी के अधीन रखना चाहते हैं, या फिर हम उन्हें बिल्कुल मूर्ति बनाते हैं, हम देवी बनाते हैं। तो देवी बनाने के पीछे एसेंशियली हम क्या कहना चाहते हैं कि अब तुम्हें मानवीय गलतियों की कोई उसका हक नहीं, तो यानी कि अब तुम्हें एक प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म है और वो प्रिस्क्रिप्शन जनरली पुरुष ही तय करते हैं, तो उसका पालन करना है। तो ऐसा नहीं रहा है कि मैंने अपने आप को उसकी नज़र से नहीं देखा, मैं भी अपने आप को दुनिया की ही नज़र से देखती थी।
और आज इतने वर्षों के बाद मैंने खुद को खुद की नज़र से देखना शुरू किया। तो ये पितृसत्ता की प्रॉब्लम है। तो राजनीति में भी मैं थी तो मैं अपने आप को औरों की नज़र से देखती थी। उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि एक कृत्रिम ऑरा बनाकर आपको चलना होता है, और वो ऑरा बनते बनते कब आपके व्यवहार में एक प्रकार की शुष्कता लेकर आता है, या ये कह सकते हैं कि आपको रुक्ष बनाता है, वो बहुत नुकसानदायक है। क्योंकि फिर उसके ज़रिए आप कहीं ना कहीं जिस तरह की संवेदना के बिना सार्वजनिक जीवन में काम नहीं होता, वो कहीं ना कहीं टूटता है। तो ऐसा तो नहीं होता कि आपको किसी भी तरह का नुकसान या फ़ायदा होता है या नहीं होता, और उसको हम उस दृष्टि से देखें। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जो अनुभव आते हैं वो यही है कि वो आपको आपके सहज रूप में स्वीकार नहीं करता, और वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर मैं मानती हूँ कि बड़े पैमाने पर महिलाएं जब संगठनों में काम करेंगी, सार्वजनिक जीवन में आएंगी, और पंचायतों ने उसका एक बहुत बड़ा मौका दिया है क्योंकि वहाँ आरक्षण है, तो वो जो अभी असहजता है वो टूटेगी। दीदी, आपने पंचायतों की बात की, लेकिन आम जनमानस में ये एक और मिथक बना हुआ है कि भारतीय राजनीति में यदि लोकल बॉडी चुनाव कोई महिला जीत रही है तो वो केवल, जो आपने पितृसत्ता की बात की, उस पर वो बहुत ज्यादा हावी होता है और डिसीजन नहीं ले पाती। क्योंकि आप खुद राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की राष्ट्रीय चेयरमैन हैं, आपका अनुभव राष्ट्रीय स्तर पर है। आप कैसे देखती हैं कि क्या पंचायती राज महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को, जो हम बात आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं केंद्रित करके रखता है, या उसको एक विस्तृत रूप दे रहा है कि महिलाएं आए कम से कम राजनीति में? तो मैं आपको ये कहूँगी कि बड़े पैमाने पर राजनीतिक सहभागिता तो महिलाओं की बढ़ी है। तो अगर देश भर में हर 5 साल में 32 लाख जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, तो अब उसका 50% करीब महिलाएं चुनकर आती। कुछ राज्यों का ऐसा भी अपवाद आया है कि 50%, तब तो आरक्षण 33% था, तब भी 50% महिलाएं चुनकर आती थी। तो ये तो हमें कहना ही पड़ेगा कि एक तरह से 73वें 74वें संविधान संशोधन ने जो बहुत दिनों से बांध रुका पड़ा था उसको खोला। लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि 5000 साल की संस्थागत सोच को आप 2 या 3 दशकों में दूर नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे होगा। और हमारे ही देश में नहीं, हम जिन देशों से कहते हैं कि उन देशों को हम लोकतंत्र की जननी मानते हैं, वहाँ पर तो लोकतंत्र की शुरुआत के 200 वर्ष तक महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं थे। हमारे देश में पहले आम चुनाव से मताधिकार था। हम अभी भी जिस देश को सबसे उन्नत देश मानते हैं, वहाँ पर पिछले बार प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट महिला थी, तो सिर्फ इसलिए भी कि वो महिला थी वो पिछड़ी। और भी अलग दीगर कारण रहे हैं, यही मात्र कारण नहीं था, लेकिन ये भी एक कारण था। तो महिलाओं के प्रति जो एक तरह की भावना की ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं कम है, इसे तो हमें मानना ही पड़ेगा। और साउथ एशिया में तो हमने ये भी देखा है कि जो महिलाएं जिनका नाम हम अक्सर लेते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला वगैरह वगैरह, पाकिस्तान में, भारत में भी, श्रीलंका में और अन्य जगहों पर, यहाँ पर भी उन परिवार की महिलाओं ने संभाला जिनके के साथ फिर कोई दूसरी तरह की परिस्थितियाँ थीं, कुछ दूसरे तरह की चुनौतियाँ थीं। तो ये तो सही है कि 73वें 74वें संविधान संशोधन ने संभावनाओं को खोला। ये भी सही है कि इसमें बहुत सारी महिलाएं वो हैं जो कि परिवार से आती हैं और उसके कारण पहला चुनाव लड़ती हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो रिजर्वेशन नहीं होता तो शायद उन परिवार की महिलाएं भी चुनाव नहीं लड़ती। और जब हम इस रिजर्वेशन को देखते हैं तो हम बरसों बरस तक चले आ रहे उस रिजर्वेशन को नहीं देखते जो कि पुरुषों के लिए बनाई हुआ है, जिस पर तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। तो पुरोहिताई करने का अधिकार तो पुरुषों के ही पास है, किसी भी मंदिर में, किसी भी मठ में। अगर हिंदू सनातन परंपरा की बात करें तो 4 महत्वपूर्ण मठ माने जाते हैं, उनमें से एक भी मठाधीश अब तक कोई भी महिला नहीं बनी, वो चाहे संस्कृत की प्रकांड पंडिताई क्यों ना हो, उसे वो
रोल कभी नहीं मिला। या फिर आज भी हम देखते हैं कि हवाई जहाज में कई बार ऐसा होता है कि पूरी टीम महिलाओं की होती है, पायलट को पायलट, तो हवाई जहाज में बैठने वाले लोग आपस में बात करते हैं कि पता नहीं क्या होगा आज, कैसे पहुंचेंगे। तो ये मानसिकता से लड़ना इतना सरल नहीं है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो जब आई थी तो उनके शिक्षा के बैकग्राउंड को लेकर या उनके अवेयरनेस को लेकर कई लोगों को संदेह था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। जिसमें ऐसे कई सरपंच हैं जिनका नाम मैं ले सकती हूँ, पीपल कुटा की निर्मला बहन हैं, और इस तरह की असंख्य महिलाएं हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में जो उनको पहला अवसर मिला उस अवसर को उन्होंने अपने काम से और महिलाओं को जोड़कर, उसमें महिलाओं को जोड़ने का उन्होंने उसको माध्यम बनाया और एक नया बदलाव लाने की शुरुआत हुई। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बड़े पैमाने पर इनके बीच का नेतृत्व विकास होता हुआ हम देखेंगे। बहुत सही बात दीदी आपने कही कि संभावनाएं और अवसर दो चीजें हैं। यदि संभावनाएं तलाशी जाती हैं और अवसर मिले तो महिलाएं अपनी पूरी शक्ति से, अपने साहस से, अपने हौसले, जोश और जुनून से उसको करके भी दिखाती हैं। हमारे लिए या हमारी राजनीतिक, जहां से मैं आई हूँ NSUI और यूथ कांग्रेस में, हमने हमेशा देखा मीनाक्षी नटराजन एक ऐसा नाम जिसने हमेशा गांधी परंपरा को निर्वाह किया, उसके बारे में अपने व्यक्तित्व दिए, लेकिन उसको अपने जीवन में भी आत्मसात किया। दीदी, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप में ये चर्चा करना चाहूंगी कि क्या महात्मा गांधी के जो विचार थे, जैसा हम कहते हैं कि वो केवल किताबों में पढ़ने वाली चीज नहीं, उसको जीवन में लाना चाहिए। आपने चूंकि जब छात्र राजनीति में थी और आपने खुद कहा कि कदम दर कदम आपने भी परिवर्तन लाए, तो आज आप उस गांधी विचारधारा को और आज के युवाओं को, स्पेशली जो हमारी नौजवान महिला साथी हैं, आप कैसे कनेक्ट करते हैं उनको? तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि गांधी का कोई वाद नहीं है। किसी भी सत्यान्वेषण के लिए जिसका पूरा जीवन बीता, उनका कोई वाद इसलिए नहीं हो सकता कि वाद अपने आप में एक बहुत ही क्लोज्ड पिंजड़ा है, वाद एक कैद है। तो गांधी का कोई वाद इसलिए नहीं था कि वो स्वयं हर क्षण सत्य तक पहुंचने की कोशिश करते थे और अपने अंदर परिमार्जन करते चलते थे। तो उनका मार्ग है, उनका वाद नहीं है, उनका रास्ता है, उनका बताया हुआ रास्ता हम सबके लिए खुला है। हम अपने भीतर के सत्य को अपने ढंग से चलकर खोलें। ये मैं ज़रूर कहूँगी कि मैंने उसको जिया, ये कहना बहुत बड़ा ओवर स्टेटमेंट है, क्योंकि मैंने उस मार्ग में चलने की थोड़ी बहुत कोशिश की, कच्ची कोशिश कह सकते हैं, और उसमें मैं ज़्यादातर बार विफल हुई हूँ। लेकिन ये सच बात है कि उसको लेकर मैं शर्मिंदा नहीं हूँ और मैं उसका बोध लेती हूँ कि यहाँ के बाद मुझसे नहीं हो पाया। लेकिन वो कोशिश हम सब लोगों के सामने खुला है, विशेषकर महिलाओं के लिए। तो क्योंकि महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या में आज़ादी के आंदोलन में जो भागीदारी रही, उसके पीछे गांधीयन सोच बहुत बड़ी थी। उनकी जो धारणा थी कि बिना महिलाओं के ये हो ही नहीं सकता, और वो तो ये कहते भी थे कि बा के बिना बापू का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। और बिल्कुल सच है, वो ये भी कहते थे कि बा ने ही मुझे सत्याग्रह सिखाया, क्योंकि बा उनकी हम उम्र थी, उनसे बहुत लड़ती थी, उनकी किसी भी बात को कि क्योंकि वो अब बहुत बड़े महापुरुष हो गए हैं तो मान नहीं लेती थी। और गांधी भी उनसे खूब लड़ते थे और काफ़ी तकरार वाला दाम्पत्य जीवन उनका था, लेकिन बहुत मीठा भी था कि क्योंकि दोनों के मन में कोई अहम नहीं था और दोनों एक दूसरे को बिना बताए ही, बिना सिखाने वाला नहीं था, बट सीखते सिखाते चले गए। तो बहुत कम लोगों ने शायद 150वां वर्ष जब बापू का मनाया तो बा को भी ध्यान रखा। दोनों हम उम्र थे तो दोनों का एक साथ 150वां वर्ष था। तो हमारे लिए गांधी इसलिए रोल मॉडल हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए और उन्होंने हाशिए पर खड़े समाज के लिए राजनीति को माध्यम बनाया। यदि सत्याग्रह पर आधारित राजनीति होगी, अहिंसात्मक होगी, तो उसमें सभी धर्म के ही नहीं बल्कि स्त्री और पुरुष के बीच में कहें तो उनके लिए बहुत सहजता से माहौल बनता है कि वो आकर के उसमें भाग लें। और इसीलिए शायद फिर भारत छोड़ो आंदोलन का तो पूरा नेतृत्व ही महिलाओं ने किया। आखिरी में बस मैं आपसे एक संदेश चाहूंगी कि आप देश की उन युवा नौजवान महिलाओं को
आखिर किस बात पे आह्वान करना चाहेंगी कि वो आएं और राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें? मैं तो महिलाओं को, बहनों को ये बिल्कुल आह्वान करना चाहूँगी कि वो बड़े पैमाने पर राजनीति में आए। राजनीति को मानवतावादी मूल्यों के आधार पर अगर खड़ा करना है, संवेदनाओं से उसको परिपूर्ण करना है, तो उसके लिए तो आधी आबादी की पूरी सहभागिता ज़रूरी है। और महिला आंदोलनों के दिनों में 4 लाइन डॉक्टर गिरिजा व्यास जी कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता भी रही हैं और अभी भी हैं, वो एक 4 लाइन दोहराती थी और मुझे लगता है कि वो बहुत प्रासंगिक है। वो कहती थी कि महिला आंदोलन के ये शब्द थे कि आई एम नॉट अ बिग बैनियन ट्री, आई एम अ लश ग्रीन बुश, द मोर यू कट द मोर आई ग्रो। तो महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा और बहनों को लेकर आएँ। और अक्सर हम सब बहनें अपने भाषण में भाईचारा शब्द का उपयोग करते हैं, हमें बहनापे का भी उपयोग करना चाहिए। और जब बहनापा बढ़ेगा तो शायद राजनीति का तौर तरीका बदलेगा, जैसा आज वो है, जिसको कि हम सब चाहते हैं कि वो और ज़्यादा ममत्व वाला क्षेत्र बने, क्योंकि देश ममता से चलता है, क्षमता से नहीं चलता। तो उसको अगर हम ज़्यादा ममत्व वाला बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बड़े पैमाने पर महिलाओं की ज़रूरत है। और महिलाओं के आने का मतलब ये नहीं है कि वो केवल महिलाओं के मुद्दों पर काम करें। महिलाओं का नज़रिया देश निर्माण में क्या है, महिलाओं का नज़रिया सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर क्या है, महिलाओं का नज़रिया पर्यावरण को लेकर क्या है, किसानी में क्या है, इन सब की हमें ज़रूरत है। आज बड़े पैमाने पर महिला किसान बहनें आंदोलन में आज इतने दिनों से हैं, तो हर आंदोलन की वो अगुवाई कर सकती हैं और उन्हें अगुवाई करने का पूरा अवसर मिलना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि वो बिना महिला सहभागिता के संभव नहीं। बहुत अच्छी बात दीदी आपने कही कि वर्तमान समय में जो देश के हालात हैं उसमें क्षमता से ज़्यादा ममता की ज़रूरत है। आइए, हमारे स्क्रीन पे आपको एक मोबाइल नंबर शो हो रहा है जिस पे मिस कॉल करिए और जुड़िए हमारे संगठन से। ये संगठन राजनीति में महिलाओं की अस्मिता को भी बनाए रखेगा, उनके मुद्दों की भी लड़ाई लड़ेगा और उनका नज़रिया जो इस देश और समाज के प्रति है उसमें भी निखार लाने की कोशिश करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी। जय जगत। जय जगत।